हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हमारा यह मौलिक अधिकार का तीसरा वीडियो है। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार तथा अन्य मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। अनुच्छेद 19 कहता है, वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, इसमें मूल रूप से 6 अधिकार मिला हुआ है। पहले जब मूल संविधान में यह 7 अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इस खंड से अलग कर दिया गया, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। आज वर्तमान परिस्थिति में सिर्फ 6 अधिकारों की चर्चा है। अब आज सिर्फ 6 अधिकार हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिला हुआ है। पहला है वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत सी स्वतंत्रता शामिल है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, अपने तथा अन्य के विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग की के विरुद्ध स्वतंत्रता, किसी भी राजनीतिक संगठन को द्वारा आयोजित बंद का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार आदि। यह वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ा ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता हमें, जितनी भी स्वतंत्रता है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सारा जो स्वतंत्रता मिलता है वह इसी से मिलता है। वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ी ही महत्वपूर्ण, लेकिन महत्वपूर्ण है। इस पर राज्य कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध लगाने का उसका आधार है। दूसरा है शांतिपूर्ण तथा निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति शांतिपूर्ण तथा निरायुद्ध सम्मेलन कर सकता है, जिससे लोक सुरक्षा को हानि न पहुंचे। वैसी परिस्थिति में हम शांतिपूर्ण तथा निरायुद्ध, बिना आयुध लिए हुए, बिना हथियार के हम सम्मेलन कर सकते हैं, और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता के तहत हम विभिन्न प्रकार की बैठकों, जलसा आदि करते रहते हैं। संगम तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यक्ति प्रत्येक भारतीय नागरिकों को संगम तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता है। वह किसी भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना, कोई भी संगठन बना सकता है, कोई भी राजनीतिक दल का गठन कर सकता है, और राजनीतिक दल के गठन की भी स्वतंत्रता इसी के तहत मिलती है। वह व्यक्ति, कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है, उसको संगम तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता है। वह कोई संघ बना सकता है, किसी भी प्रकार का, जिसका उद्देश्य लोकहितकारी हो, विध्वंसकारी नहीं हो। नहीं तो अगर लोकहित में वह संघ बाधा पहुंचाएगी तो राज्य उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे सिम्मी, माओवादी संगठन या अन्य संगठनों पर जो प्रतिबंध अधिरोपित किए जाते हैं, वह इसी के तहत अधिरोपित किए जाते हैं। राज्य के पास यह शक्ति है कि अगर वह लोकहितकारी में या लोक व्यवस्था बनाए रखने में उसका जो उद्देश्य हो वह विध्वंसकारी होगा, तो उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। भारत में सर्वत्र स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र में, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, वहां स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। वहां आराम से आप अगर आने जाने की स्वतंत्रता है। यदि उसके आने जाने से लोक व्यवस्था में बाधा पहुंचती है तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन वह लोक व्यवस्था के लिए अगर चुनौती नहीं है तो व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से भारत के किसी भी, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, संपूर्ण भारत में घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है। 5वां इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी जा सकते, बस जा सकते हैं। भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं
मिली हुई है। इस कारण से व्यक्ति को कहीं भी जाकर के रहने बसने और घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है। यदि कुछ समय के लिए लोक व्यवस्था में बाधा पहुंच सकती है तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन प्राय यह स्वतंत्रता मिली हुई है। प्रत्येक नागरिकों को यह स्वतंत्रता है कि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति जो प्रत्येक भारत का नागरिक है उसको कोई भी उपजीविका, जीवन निर्वाह के लिए उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है वह, लेकिन राज्य इसमें शर्त लगा सकता है। कोई व्यापार के लिए उसमें शर्त लगा सकता है। जैसे अगर दवा का व्यापार करना है तो उसके लिए अगर फार्मासिस्ट का लगाता है, या इसी प्रकार अन्य जो कुछ उद्योग धंधे में या व्यापार करना है तो उसमें आवश्यक योग्यता निर्धारित करता है। तो यह राज्य को अधिकार है कि उसके लिए वह आवश्यक योग्यता के मानदंड को सिद्ध योग्यता के मानदंड को लगा सकता है। यह राज्य का अधिकार है। लेकिन कोई भी वृत्ति, उपजीविका तथा व्यापार या कारोबार करने की भारतीय नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन इस पर, इन 6 अधिकारों पर राज्य को यह अधिकार है कि वह कुछ प्रतिबंध भी लगा सकता है। यदि भारत की एकता और अखंडता जिससे प्रभावित होती हो, अथवा राज्य की सुरक्षा अधिकार प्रभावित होती हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में, लोक व्यवस्था में, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय के अवमान में, मानहानि या अपराध उत्पीड़न के संबंध में, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण के उत्थान के लिए यदि इससे बाधा पहुंच रही है तो राज्य को यह अधिकार होगा कि वह इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसमें 3 प्रावधान है। पहला प्रावधान है कि भूतलक्षी दांडिक विधान को प्रतिसिद्ध किया जाना। भूतलक्षी दांडिक प्रावधान को प्रतिसिद्ध किए जाने का अर्थ है कि कोई राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिसका प्रभाव भूतलक्षी हो, मतलब पास्ट से ही उसका प्रभाव आने लगे। जो भी बनाएगा उसका प्रभाव भविष्यमुखी होगा, वर्तमान तथा भविष्यमुखी होगा। पास्ट से उसे लागू नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा अपराध व्यक्ति किया है जो उस समय उसके लिए जो दंड विधान है उसी के अनुसार उसे सजा दी जा सकती है, नहीं कि कोई कानून बना करके उसे पहले जो वर्तमान में किए गए अपराध के लिए उसको भविष्य में कोई कानून बनाकर उसके द्वारा दंड दिया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप यह समझा जा सकता है कि जब निर्भया कांड 2012-13 में हुआ उस समय यह उबाल था। यदि निर्भया की मौत नहीं हुई होती तो इन लोगों को फांसी की सजा नहीं हो पाती, क्योंकि तत्कालीन व्यवस्था में यह व्यवस्था थी कि बलात्कार के लिए मैक्सिमम 7 साल की सजा या 10 साल की सजा थी। तो उस 10 साल की सजा के तहत ही फांसी की सजा का प्रावधान नहीं था। यदि फांसी की सजा का प्रावधान या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया तो यह भविष्योन्मुखी होगी। पूर्ववर्ती किए गए अपराध या किसी पूर्ववर्ती कार्य के लिए उसे अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। कोई कानून को पहले से लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा है दोहरा दंड या एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देने का प्रतिसिद्ध किया जाना। दोहरा दंड का जो कंसेप्ट है, दोहरा दंड या जिसको डबल जियोपार्डी कहते हैं, वह अमेरिकी विधि से प्रयोग में लाई गई है। यह सिद्धांत दोहरा संकट या दोहरा जोखिम कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वेंकटरामन बनाम भारत संघ में 1924 में कहा
कि अनुच्छेद 24 ख का निर्देश न्यायिक दंड के प्रति है, अर्थात यह खंड न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों पर लागू होता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब है कि यह जो दोहरे दंड से व्यक्ति को बचाया जाता है, कोई व्यक्ति एक ही अपराध किया है, एक ही अपराध के लिए उसे 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता। एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता। एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जा सकती है। एक बार से अधिक सजा देना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वेंकटरामन बनाम भारत संघ में 1954 में कहा कि यह निर्देश सिर्फ न्यायिक दंड के प्रति है, यह खंड न्यायालय या न्यायिक अधिकरण समक्ष होने वाली कार्यवाही पर लागू होता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी सेवा में है, वहां यदि वह सेवा में कोई अपराध करता है, किसी तरह का आर्थिक गड़बड़ घोटाला करता है, तो वहां आर्थिक घोटाले के लिए यदि उस पर विभागीय कार्यवाही की जाती है और विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त तो न्यायालय द्वारा उसे सजा दी जाती है, तो यह दोहरे दंड नहीं माना जाएगा। दोहरे दंड का प्रावधान विभागीय कार्यवाही को इसके द्वारा नहीं बचाया जा सकता। यह अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में जो दोहरे दंड से बचाने का प्रावधान है, वह न्यायिक दंडादेश के प्रति है, न कि विभागीय कार्यवाही से बचाने के लिए। यह सिर्फ न्यायिक आदेश या न्यायाधिकरण के लिए ही लागू होता है। व्यक्ति पर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। इसका तीसरा पॉइंट है स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध स्वयं के अपने विरुद्ध होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ना कोई व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह स्वयं अपने जो अपराध किया है उसके प्रति वह गवाही दे दे। यदि जैसे आज वर्तमान में नार्को टेस्ट के जरिए व्यक्ति से अपराध को कबूल करवाए जाते हैं, लेकिन न्यायालय इसको मान्य नहीं देता। नार्को टेस्ट को वह प्रमाणित नहीं करता कि उसने अपराध किया है। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध अपराध होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है कि उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, विटनेस बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह उसकी मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार से उसे कोई छीन नहीं सकता। अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो संकट काल के दौरान भी, जब धारा 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू हुई रहती है, उस समय भी नहीं इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसे किसी अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया स्थापित प्रक्रिया यह इंग्लैंड की शासन प्रणाली से, इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से ली गई है। वहां संसदीय संप्रभुता लागू है। संसदीय संप्रभुता लागू होने के कारण विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उसके द्वारा कोई यदि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन करता है, तो उसे न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती। गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसी संकल्पना की अंगीकार कर इंग्लैंड जैसी संकल्पना को अपनाया गया है, अमेरिका की सम्यक प्रक्रिया की को नहीं।
इस निर्णय में यह कहा गया कि हमारे संविधान में मुख्य रूप से न्यायपालिका के स्थान पर विधानमंडल की सर्वोपरिता को अधिमान दिया गया है। आशा यह हुआ कि यदि सक्षम विधानमंडल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाए तो उस विधि को अयुक्तियुक्त, अऋतु तथा न्यायपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब हुआ कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी, उस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा यदि सक्षम विधानमंडल यह उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीनता है तो उसमें न्यायालय द्वारा को उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता, न्यायालय द्वारा उसे शून्य नहीं घोषित किया जा सकता। यही व्यवस्था एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्लावाद में भी 1976 में न्यायालय ने दिया। उसने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त दैहिक स्वतंत्रता का नैसर्गिक विधि या कॉमन लॉ नहीं है कि जिसके तहत हमको कोई सुरक्षा प्रदान होती है। यह व्यवस्था उस समय लगभग भारत में इमरजेंसी लागू थी, संपूर्ण इंदिरा गांधी आपातकाल लागू कर दी थी, व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। इस अवस्था में न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी उसके लिए संजीवनी का काम किया। लेकिन मेनका गांधी बनाम भारतवाद 1978 में बदले राजनीतिक परिवेश में तथा न्यायिक निर्वाचनों के द्वारा गोपालन ने निर्णय करते हुए को बदलते हुए कहा कि यदि राज्य द्वारा अधिनियमित कोई विधि किसी व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है तो उसे ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो मनमानी और अतियुक्त न हो। इस प्रकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया जैसी संकल्पना स्थापित की गई। विधि की जो सम्यक प्रक्रिया स्थापित की गई, इस निर्णय के बारे में डीडी बसु ने कहा कि यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव का भारतीय न्याय यात्रा है कि जहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया था हमारे यहाँ व्यवस्था में थी, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की सम्यक प्रक्रिया स्थापित की। विधि की सम्यक प्रक्रिया यह प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। विधि की सम्यक प्रक्रिया विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है या विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पारित कानून या नियम का न्यायालय के द्वारा परीक्षण किया जाएगा और यदि वह मौलिक अधिकार को छीनती हो, कम करती हो अथवा उसको बाधा पहुंचाती हो तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा। विधि की सम्यक प्रक्रिया का ही उपयोग करते हुए न्यायालय ने बहुत ज्यादा अधिकार प्रदान किया है। हुसैन जारा खातून बनाम बिहार सरकार के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा या भागलपुर में बंधुआ मजदूर, भागलपुर के सेंट्रल जेल में बंधुआ मजदूर बहुत दिनों से बंद थे, उनकी सजा लगभग पूरी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उनको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल पा रहा था। एक वकील ने इनके आधार पर केस दायर की और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इन सभी लोगों को छोड़ने का निर्णय दिया। उसी प्रकार कृष्ण अय्यर ने तिहाड़ जेल में बंद कैदी की सुनील बत्रा केस में छोड़ने का आदेश दिया, इनकी सुनवाई की। तो इससे एक व्यवस्था आई कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति या वादी व्यक्ति ही
उसके उससे उसके सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में नहीं जा सकता, बल्कि उसके कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति इसके आधार पर न्यायालय का की शरण ले सकता है। इसके आधार पर एक न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिक दौर चलाल लोकहितवाद दायर होने लगा। और आज पीएन भगवती ने बंधुआ मजदूर मोर्चा बनाम भारत सरकार में कहा कि आज गरीबों के प्रति न्याय देने की नजरिया में बदलाव की जरूरत है, एक ऐसे बदलाव की ताकि उनको न्याय मिल सके, उन्हें अधिक ज्यादा से ज्यादा न्याय मिल सके। इस मामले में विधि की समय प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने हमें बहुत से अधिकार प्रदान किए, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार अनेकों अधिकार, जल का अधिकार, तमाम अधिकार समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने इन अधिकारों की सूची बढ़ाते गई। इसके बाद अनुच्छेद 86 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि राज्य 14 वर्ष से कम के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगी। इसके द्वारा अनिवार्य, यह पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, लेकिन इसे मौलिक अधिकार बनाया और मौलिक अधिकार बनाने के पश्चात राइट टू एजुकेशन लागू किया गया कि राज्य यह व्यवस्था करेगी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिल सके। उसके पश्चात जो अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, इसमें बहुत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे तुरंत गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाएगी। इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है, गिरफ्तारी से उसे संरक्षण कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में इसमें व्यापक या विशद से चर्चा है। इसके दो खंड है, एक है सामान्य दशा, दूसरा है निवारक निरोध। सामान्य दशा में पहला है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे तुरंत गिरफ्तारी का कारण की जानकारी दी जाएगी कि उसे किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, उसको अधिकार दिया गया है कि उसे अधिवक्ता से विचार विमर्श की स्वतंत्रता होगी। वह अपने मनपसंद अधिवक्ता से विचार विमर्श करेगा कि हमें किस प्रकार से सहायता मिल सके, विधिक सहायता का उपबंध हो सकेगा। तीसरा पॉइंट है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को नजदीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी करनी होती है। उसमें आने और ले जाने की जो अवधि है वह इसमें इंक्लूड नहीं होता। उसमें आने और ले जाने की अवधि के अतिरिक्त 24 घंटा का समय पुलिस अधिकारी को मिलता है। अब इसमें है फिर अगला निवारक निरोध। भविष्य में होने वाली घटनाओं से बचने के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है। निवारक निरोध का मतलब है कि जब निवारक निरोध के तहत व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उससे कैसे उसके तहत 3 माह तक बगैर किसी सूचना का उसको रखा जाता है। तो उसको किसी प्रकार का अधिकार तथा संरक्षण नहीं प्रदान की जाती। 3 महीने के भीतर सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। सलाहकार परिषद रिव्यू करती है कि इसको कितना दिन तक रखा जा सकता है, इस पर जो लगाया गया चार्ज है वह सही है अथवा नहीं। सलाहकार परिषद के गठन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में ही यह 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया जाता है और सलाहकार परिषद की सिफारिश के आधार पर ही उसका जो निवारक निरोध है और बढ़ाया जाता है। निवारक निरोध के संबंध में उसको न्यायालय में जाने की छूट मिलती है। वह न्यायालय में की शरण ले सकता है, लेकिन उसे अन्य छूट जिस प्रकार से विधिक सामान्य अवस्था के कैदियों को मिलता है वह उसे छूट प्राप्त नहीं होती। वह जैसे 24 घंटा के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष
पेश किया जाना, अधिवक्ता से विचार विमर्श, तुरंत गिरफ्तारी के बाद उसके कारणों की जानकारी देना, आदि आदि जो विधिक उपबंध है जो सामान्य दशा में होता है वह निवारक निरोध के तहत बंद व्यक्तियों को नहीं दी जाती। हमारी संसद को यह अधिकार है कि निवारक निरोध के संबंध में वह कानून बना सके। हमारी पहला इसमें जो बनाया गया था वह निवारक निरोध अधिनियम 1950, उसमें नजरबंदी अवधि 1 साल थी, उसको 1969 में समाप्त किया गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम यह जो बनाया गया था यह 1971 के आसपास बनाया गया था। इसमें नजरबंदी की अवधि 21 माह थी। इसी के तहत जो भी 1975 के आपातकाल में लोगों को बंदी बनाया जाता था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत ही बनाया जाता था। इस कानून को मिसा भी कहते हैं। इसी कारण से लालू प्रसाद यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मिसा रखा। बहुत से जितने भी उस समय के जो नेता थे जो कैद किए गए थे वह आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत ही कैद किए गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 24 सितंबर 1989 तक चला। टाडा 1985 में बनाया गया। टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट यह 1985 में अस्तित्व में आया। इसी कानून के तहत संजय दत्त की भी गिरफ्तारी हुई थी। इसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। एक कानून संसद पर हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लाई थी, जिसको पोटा कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002। तो इसके तहत बहुत सी गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी तो यूपीए की सरकार ने इसे सितंबर 2004 में समाप्त कर दिया और उसके जगह पर गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लाई और आज वही अस्तित्व में है। इसके तहत ही आज जो भी गतिविधि होती है उसको निवारक निरोध में रखा जाता है या रासुका के तहत रखा जाता है। आज जैसे विभिन्न प्रकार के जो तबलीगी मरकज या अन्य प्रकार के जो हमारे यहाँ कोरोना से निपटने में बाधा पहुंचा रहे हैं, योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन पर रासुका लगाई जाएगी। वह रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के तहत पारित ही कानून है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 33 कहता है मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध होगा। मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा बलात्श्रम उसको कभी जबरदस्ती श्रम करने के लिए नहीं रखा जा सकता। उसके साथ मानवीय गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा। यह अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध बड़े ही महत्वपूर्ण अति हुआ। आने वाले दिनों में भारतीय लोगों को गरिमा के साथ जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम बालकों का आदि को नियोजन का प्रतिषेध। कारखाना जितने भी जो संकट प्राय या खतरनाक टाइप उद्योग हैं उसमें 14 वर्ष से कम के बालकों को नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इसके द्वारा एक तमाम जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई है।